इन बेशर्मों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जो गंदी हरकत की है उस पर मुझे गुस्सा बहुत है। ये सेक्रेटरी जो है ना इंटीरियर, इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊं। तो उसके बावजूद देखें, उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्हें किस चीज का खौफ लगता है, आप क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है, और जिसने वापस आना हो ना, और जिसने हज करना हो, और जिससे कोई बातचीत तय ना हो, उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते हैं। आपके सामने अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है ओपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने तो जाके अपने घर में निकालें, और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज्यादती हो रही है। इमरान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौका दे दे पाजी, जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है ना भुट्टो तर्ज के केस में जो है अब डाला जाएगा, तकरीबन अगले जून तक उनको रखने का प्लान है। तो भाईजान 4 जून और रख ले, इमरान खान में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रही है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। और इमरान खान की कॉन्सेंट के बगैर आप मुल्क के अंदर बड़े फैसले कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अवामी हमायत के बगैर बड़े फैसले कामयाब नहीं होते। जो भी कोई बड़ा फैसला आपने इस मुल्क को लेकर करना है, उसमें आपको इमरान खान की स्टैंप इसलिए चाहिए होगी कि वो अवाम का मकबूल लीडर वही है इस वक्त। तो आप अवामी लीडरशिप के बगैर तो फैसले नहीं कर सकते बड़े फैसले। अगर दहशतगर्दी के इस ऑपरेशन पे और जो टर्न चीज़ें नजर आ रही है उसमें, तो आप ही हमें दहशतगर्द लग रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे ऊपर तो बम बना के मारने के मुकदमे हैं, तो वो तो दहशतगर्द तो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हूँ। पहले रियासत बताए कि दहशतगर्द है कौन, और रियासत दहशतगर्द समझती किसको है। 4-5 औरतें अभी भी जेल में हैं, और वो सारी दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की पहले उसके कानून का सही इस्तेमाल तो शुरू करें। रियासत कंफर्म तो करे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, या मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा ये सवाल इसलिए है कि मैं इसका विक्टिम हूँ, मैंने खुद दहशतगर्दी का मुकदमा फेस किया है, दैट इज वाई। और एक दफ़ा नहीं किया, पहले भी किया है। पहले भी ये शहबाज शरीफ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था 2009 में या 10 में, मुझे याद है। इमरान भाई, जब सबका ऑपरेशन होते थे तो हम ये देखते थे कि आगे आपके टारगेट्स वाजे होते थे, सूफी मोहम्मद था, और मुख्तलिफ इलाके कब्जे में होते थे। पता चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन होना है और यहाँ पर इनका सफाया करना है। अब जबकि रद्द फसाद के बाद तो हमें ये बताया कि हमने कला कमा कर दिया और दहशतगर्दों को सरहद के पार दाखिल कर दिया और फेंस भी कायम कर दी। तो अब दहशतगर्द टारगेट क्या होंगे, समझ? देखिए, रियासत को इन सवालात के जवाब देने हैं, यही तो डिस्कशन पार्लियामेंट करेगी तो हमारे सामने चीज़ें आएंगी। इनको डिस्कस करें, हमें बाकायदा बताया जाएगा। ब्रीफिंग पहले मीडिया को भी दी जाती रही है, इससे पहले ब्रीफिंग जो है वो रियासती इदारे देते रहे हैं, पार्लियामेंट को भी देते रहे हैं। तो जो सवालात हैं वो तो मौजूद हैं। कल अली अमीन गंडापुर के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर साहब, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी सवालात ये मौजूद हैं कि बताया जाए कि ये ऑपरेशन किन के खिलाफ है, किस एरिया में है, कितनी देर तक ये रहेगा, इसके मकासद क्या है, इसके टारगेट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएँ। तो ये तो सवाल अभी सूबाई हुकूमतें पूछ रही हैं, हम तो बहुत दूर खड़े हैं, देखते हैं, सवालों के जवाब आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया, बताया गया काम ने कि कौन के रखो, क्या कहते हैं? ख्वाजा साहब को सब आइडिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, ख्वाजा साहब इस सारे गेम के अंदर सबसे, शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है ना, और सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, ओबीडियंट है, अपनी हर जिम्मेदारी जो उसको दी जाती है वो पूरी करता है, बिल्कुल वफादारी शो करता है, तो वो ख्वाजा आसिफ है। बिला वजह नहीं, वो बार बार हारने के बावजूद जीत जाते। उस्मान डार ने उनको 2 दफ़ा हराया। उस्मान डार की वालदा ने तो उनको इतना बुरी तरह हराया कि हद हो गई, लेकिन ख्वाजा साहब फिर भी आ जाते हैं। तो कोई तो उनके पास गिद्दड़ सिंगी है ना, जिस वजह से वो आते हैं। तो उनको जो हुक्म किया जाएगा वो उसके ऊपर अमल करेंगे। सारे गेम के आपको बेनिफिशियरी जरदारी साहब भी लग रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं। नहीं, ये कौन से मजे हैं? अगर ये मजे हैं तो ये तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं कोई यार, ये तो गवर्नर भी एक दिन मर जाएंगे, सदर भी एक दिन मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी नहीं रहेंगे। ये कौन से मजे हैं? आप अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं, आगे जाने के लिए आपने हिसाब देना है। सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा,
लेकिन अगर इसी को आप अपनी कामयाबी समझते हैं तो फिर आप अफसोस है कि ये कामयाबी नहीं है, आपका कामयाबी का मेयार और पैमाना ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, उन्होंने पंजाब को 2-3 दिन दे दिए हैं कि अगर एहतजाज के लिए नहीं निकलते तो सारी क़यादत बदल दी जाएगी। आप क्या समझ हैं सर? देखिए, पंजाब के अंदर जिस तरह की फस्तायत है ना, वहाँ पे एहतजाज के लिए निकलने के लिए मेरे ख्याल में एक नए मोमेंटम की ज़रूरत है। पंजाब में तरीके इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि नए सिरे से उनको काम शुरू करना चाहिए और ये सोचकर नहीं आना चाहिए कि उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बेशक है, लेकिन लोगों को दोबारा खड़ा करना, लोगों को दोबारा हौसला देना, ये आसान काम नहीं होगा। और पंजाब की क़यादत के लिए एहतजाज करना पाकिस्तान में सबसे मुश्किल है। अभी तो आप सिंध को नहीं देख रहे, सिंध में तो जो निकलता है वो मार मार के खाल उतार देते हैं। कल के आपने विजुअल देखे, बंदे उठा के ही ले जाते हैं। पंजाब आप इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पंजाब में सियासत का गढ़ होता है। जो तहरीक पंजाब से शुरू होती है वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। जो कोई एहतजाज लाहौर में कामयाब हो गया, आप समझें पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो गया। लेकिन आप सिंध को और कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सिंध और कराची में फस्तायत इसी लेवल की है जैसी पंजाब में है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डरी हुई हैं। फैसल वाडा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी डंके के चोट के ऊपर ये बजट भी पास करेंगे और प्राइवेटाइजेशन भी होगी। अब फैसल वाडा किस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं, उसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि वो आज़ाद उम्मीदवार था और पीपल्स पार्टी ने उसको सेनेटर बनाया। तो ये बात गलत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो एग्जैक्टली वही है जो PMLN है, लेकिन ये छोटा छोटा धोखा देने की कोशिश करते हैं। कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा स्टेटमेंट, कभी तीसरा स्टेटमेंट। उसका फायदा कोई नहीं है। लोगों को अब पता है कौन कहाँ खड़ा है। सर कल आपने एक वीडियो की, शाहरियार अफरीदी के खिलाफ लोगों ने बड़ा मुत्तफिक हुए आपसे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लेकिन बाद में शाहरियार अफरीदी साहब ने आपसे रब्ता किया, आपने ट्वीट भी किया था। क्या आप कायल हो गए उनकी मजबूरी से? नहीं, मेरे ख्याल में शाहरियार अफरीदी साहब आइंदा ज़्यादा आपको मजबूत नजर आएंगे आने वाले दिनों में। उनको खुद भी इस बात का आइडिया है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उनकी तरफ से ये परसेप्शन ठीक नहीं बन रहा। देखिए, बात ये है कि लोग मार खा रहे हैं, हौसला भी करना चाहिए। अच्छा, आपने सर एक किताब, आपने इमरान खान साहब की एक किताब, यार मैंने जाहिद खशकोरी साहब की खबर का हवाला दिया था और मैंने ये कहा था कि अगर वाकई वो किताब लिख रहा है और किताब बाहर आ जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी टीम ने तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन अगर वो वाकई किताब लिख रहे हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ है, तो वो वाकई में बेस्ट सेलर बुक होगी। और ये आप मेरे से, ये वाली बात आप मेरे से लिख कर ले लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो किताब बिकेगी। तब ये बताइएगा, शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप जब से वापस आए हैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। सर क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पे क्या जवाब दूं भाई? सर वो कुछ आपको वैसे कि आप सारे लोग क्या बेवकूफ हैं, आप एक डिस्टर्ब आदमी के सामने माइक करके कैमरे लेके खड़े हुए। अच्छा ये बता दें, कब तक चिल्ला देख रहे हैं आप इमरान खान साहब का? देखिए, शाहिद अफरीदी साहब जो हैं, उनको मैंने एक ही मशवरा दिया था और वो ठीक दिया था। मुझे उनके बहुत करीबी प्लेयर्स ने भी रब्ता किया और जो उनके साथ खेलते रहे उन्होंने भी रब्ता किया। उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो मुझे पता है और मेरे ख्याल में मैं उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। वो कौमी हीरो रहे हैं। अच्छा। और अभी भी कौम के हीरो है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पे उनकी गेम का एक हिस्सा बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मामला ये है कि यार अब गुरेज करें ना ऐसी चीज़ों से। यानी आप उठते हैं और उठ के आप, यानी इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी को महंगाई भी ज़्यादा लगती थी। बस 2 मिनट हम बात कर शाहरियार अफरीदी साहब के बारे में जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा या उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला। मेरा ये कहना है कि शाहिद अफरीदी साहब को चाहिए कि वो अपने दामाद को क्रिकेट खेलें। मैंने उनके मुंह से बार बार ये सुना कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, तो फिर किसको होना चाहिए? वो लाजमी बात है, वो यही कह रहे हैं कि मेरे दामाद को होना चाहिए। नहीं, बाबर को चाहिए था कि शाहीन के अंडर खेल लेता, मैं क्यों खेल लेता हुआ? शाहिद अफरीदी साहब कंटिन्यूसली ऐसी चीजें कर रहे हैं और ऐसी जॉबें कर रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हुआ है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, अच्छा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें इस बात से गुरेज करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा कि PTI के कोर कमेटी मेंबर ने ये बात कही है। किस पे आपका शक जाता है? शाहिद अफरीदी नाम ले लें, मुझे कोई जरूरत नहीं शक करने की। अच्छा, शाहिद अफरीदी नाम ले लें। अच्छा शाहिद क्योंकि इमरान रियाज साहब को इस वजह से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही कि इमरान रियाज बाहर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। मैं शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। वो ये नहीं बता रहा कि किसने, शाहिद अफरीदी, शाहिद कह रहा हूँ ना, उसको उठा के ले गया। शाहिद अफरीदी ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया।
ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अमन के सफीर होते हैं। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। और मेंटल जो उसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ। यार व्हाट द हेल यार, LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ, कौन दे सकता है? किससे आप कहानियां सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीज़ों। देखें, जिस वक्त शाहिद अफरीदी मेरे पे ये ब्लेम कर रहा था ना, ये वाला कि मैं को मेंटली डिस्टर्ब हूँ, किसी ने उसको कहा है, उस वक्त मैं उसको वो गजा वाले मामले में उसको मैं डिफेंड कर रहा था। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर तो सियासत करनी है शाहिद अफरीदी ने तो वो खुलकर करे ना। ये क्या तरीका है? इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा, इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा। यानी आपने नहीं सुना कि बैड गवर्नेंस पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो? आपने नहीं सुना कि महंगाई पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो? हर जगह हर चीज पे उन्होंने प्लस्तर तक का मजाक उड़ाया इमरान खान के, आप सबने सुना है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है, इन्होंने 3-4 गुना महंगाई की है। क्या अब शाहिद अफरीदी को महंगाई नजर नहीं आ रही? अब बैड गवर्नेंस हो रही है, क्या अब उनको बैड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही? अब जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या उनको वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रही? देखिए, हमारे साथ मुनाफकत ना करें। ये 21वीं सदी के लोग हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज से बाखबर हैं और इन्हें आइडिया है कि कौन क्या कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना ये वाला रखें और दूसरे आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना बिल्कुल मुख्तलिफ रखें और फिर आप ये साबित करने की कोशिश भी करें कि आप न्यूट्रल हैं। ऐसा नहीं है। आपने बाकायदा एक साइड ली हुई है। खुलकर आए, खुलकर जिए। आपको जीने का मजा है। यानी मैंने आज तक जो कहा वो खुलकर कहा ना, इसकी सजा भी भुगती है लेकिन इसका मजा भी लिया है। तो शाहिद अफरीदी साहब को भी ये खुलकर करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा है कि 10 साल हुकूमत करने दें, जो भी पार्टी है उदारा उसको 10 साल हुकूमत करने दें। फिर ये बात इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कही? अब वो चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर लोग बैठ गए हैं उनको 10 साल हुकूमत करने दी जाए। यानी ये क्या मुनाफकत है यार? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आप उसको गिराना चाह रहे थे, आप बार बार स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे रहे थे। उस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी। अब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है और दूसरी हुकूमत आ गई है, एक तरफ आप कहते हैं इमरान भाई मेरे मेंटोर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, दूसरी तरफ आप उसकी पीठ में छुरा घूमते हैं। अब आप कह रहे हैं जो हुकूमत शहबाज शरीफ की बन गई इसको 10 साल चलाओ। यार दिस इज नॉट द वे। लोग बेवकूफ नहीं है, आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान भाई, आपका ये रोकने के अंदर मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में आप कितना किरदार देख रहे हैं? पपेट का और सारी सूरत हाल भी ना, जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उस सारे के अंदर पपेट से ज्यादा रोल मैं नहीं देख रहा। और यानी हमने अभी मुकदमा दर्ज करवाना है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। तो उसमें हमारे लॉयर्स की मीटिंग हुई तो मैंने उनको मना किया कि मरियम पे पर्चा नहीं करवाना क्योंकि हम औरतों पे पर्चे नहीं करवाते। तो क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि हुकूमत तो उन्हीं की है। मुकदमा दर्ज ना करें, मैं अदालत में जाऊंगा, अदालत में जाके मुकदमा दर्ज करवाने का ऑर्डर लूंगा, फिर नहीं करेंगे फिर जाऊंगा, फिर ऑर्डर लूंगा। आप सारे मुझे जानते हैं ना, मैं चिपक जाऊंगा। लेकिन मरियम नवाज पे हम पर्चा नहीं करवा रहे, वो बेफिक्र रहे क्योंकि औरत पे हम पर्चा नहीं करवाते मर्द की मुद्दत में। अच्छा ये बताइएगा, इमरान भाई को इस तरह से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही कि वो वापस नहीं आएंगे क्या? यार अभी तक तो मैंने आने वाला हो जाना था, अभी तक तो मेरा हज मुकम्मल हो जाना था। मैंने अभी 1-2-4 दिन में वापस आ जाना था। अगर मुझे जाने देंगे तो पता चलेगा। यार 3 दफा पहले मैं गया हूँ बाहर, और जब मैं 3 दफा बाहर गया उससे पहले बहुत सारे सहाफी बाहर जा चुके थे जो अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन 3 दफा वापस आया हूँ, तो अब 4थी दफा मैं क्यों नहीं आऊंगा? सवाल ये है कि क्यों हज से रोकना, ये जिद है और कोई बात नहीं। ये बता दें कि इस वक्त इमरान खान बड़ा टाइम हो गए हैं जेल के अंदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है, इमरान साहब के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन तमाम हरबे इस वक्त तक नाकाम है। क्या कहते हैं आप, कब तक इमरान खान के बाहर आने के इम्कानात देख रहे हैं? नहीं, जो अपोजिशन कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? आपने क्या देखा, क्या किया अपोजिशन ने? किसी जगह पे कोई आपको काबिल जिक्र एहतजाज या कोई काबिल जिक्र एफर्ट, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जितनी इस पार्टी के पास इस वक्त मकबूलियत है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी से नहीं, इमरान खान को अदालती फैसलों से बाहर आना चाहिए और
अपोजिशन के बाद जो एहतजाज का जमहूरी हक है वो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। आखिरी सवाल लीजिएगा, शाहिद अफरीदी साहब का बयानिया ये है कि मैं सियासत में आना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे बड़े परमिशन नहीं देते, तो बड़े उनके कौन है? थोड़े दिन पहले ना मुझे एक बंदे का फ़ोन आया और उसने मुझे बड़े मज़े की एक बात बताई और फिर उसने मुझे बताया कि उनके बड़े कौन हैं। तो मैं सुन के बड़ी देर हंसता रहा। मैंने कहा यार रियली? कहता मैं कसम खा लेता हूँ उन्होंने ये बात ऐसे ही मुझे की थी। तो वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं, आपने हजासत की बात की, तो हजासत के मुतालिक मस्ती है कुछ का, उस पर क्या कहेंगे? यार अल्फाज ठीक नहीं थे, गल ठीक है, अल्फाज ठीक नहीं थे। गल ठीक है, अल्फाज कौन से होने चाहिए? खुशामद करके तो वो आए हैं ना, खुशामद का लफ्ज़ ठीक है। चलो ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।